नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को लग रहा है कि वीडियोस बहुत लेट में आते हैं, लेक्चर्स बहुत लॉन्ग टर्म ले लेते हैं। दोस्तों, इसका रीज़न भी है। आज कुछ बातें आपसे शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो मैं आप लोगों को दिखती नहीं हूँ, लेकिन कुछ अपनी मन की बातें हैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, क्या है कि एमपीपीएससी कभी कुछ डिसाइड तो करता नहीं है। कोई टाइम तो फिक्स होता नहीं है, एमपीपीएससी का शेड्यूल भी फिक्स नहीं होता है। नोटिफिकेशन असिस्टेंट रजिस्ट्रार का आया था, कहाँ डिस्पेयर हो गया पता ही नहीं है। तो मन जो होता है ना, बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। मैं भी अभी रिसेंटली में जो अभी मेरी पोजीशन है वो रेगुलर मैं नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह अनएम्प्लॉयड ही हूँ। तो मैं भी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगती हूँ। कंटेंट मुझे बनाना है और आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ अदर एग्ज़ाम भी हैं मेरे सामने आते हैं, तो मैं भी उसकी प्रिपरेशन करने लगती हूँ। और कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, उनको भी पढ़ाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंटिन्यूटी को अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, वीडियोस आते रहेंगी प्लीज़। चैनल, और एक बात और कहना चाहती हूँ, चैनल को भी ठीक ठाक, मेरे चैनल को भी ठीक ठाक रिस्पांस मिल नहीं रहा है। तो कुछ रीज़न है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आज अध्याय 3 की बात करेंगे हम लोग, जो कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का है। चैप्टर 3 की बात होगी और कंप्लीट बात होगी चैप्टर 3 की, जिसमें धारा 11 से लेके 18 तक की बात आज यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो चलिए, बस इतना ही कहना था आप लोगों से। बात करेंगे हम लोग विश्वविद्यालय के अधिकारी की। अध्याय 2 की बात हो गई थी, विश्वविद्यालय से संबंधित बात हुई थी, है ना। विश्वविद्यालय का गठन किस प्रकार से होगा, विश्वविद्यालय की शक्तियाँ क्या क्या होंगी, है ना। और कुलपति कैसे कैसे होंगे, बहुत सारी बातें हैं। मतलब कि कौन कुलपति, हम लोग बात कर चुके थे, कुलपति कौन होंगे, कुलाधिपति होंगे, थोड़ी थोड़ी हमने डिस्कशन कर लिया था। आज हम चैप्टर 3 की बात करेंगे, जिसमें विश्वविद्यालय के अधिकारी, मतलब विश्वविद्यालय किन किन अधिकारियों से मिलके बना होता है। ऑफिसर्स ऑफ यूनिवर्सिटी। तो हमने जब डिफिनेशन पढ़ी थी, तो डिफिनेशन में हमने इन सब के बारे में पढ़ा था, है ना। कुलपति के बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई थी हमें, कुलाधिपति के बारे में कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल होंगे वो कुलाधिपति। तो इन्हीं के बारे में हमको डिटेल पढ़ना है। ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3, विश्वविद्यालय के अधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ यूनिवर्सिटी। धारा 11 से लेके 18 तक है। मतलब ये जो चैप्टर 3 है, इसमें टोटल सेक्शन 11 to 18 है ना। इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जो जो इम्पॉर्टेंट है, इसमें लगभग सभी सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, मैंने रीड किया था। तो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, और जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होंगे उन्हें बताते चलेंगे। जो जो पॉइंट्स इम्पोर्टेंट होंगे वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। धारा 11 क्या कह रही है, सेक्शन 11 क्या कह रहा है कि धारा 11 के तहत विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे। कौन कौन अधिकारी होंगे, बात कर लेते हैं। कुलाधिपति तो होंगे ही। राज्यपाल के जो राज्यपाल होते हैं, मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल होंगे, वही यूनिवर्सिटी के, सभी यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी के जो कुलाधिपति होंगे वो राज्यपाल होंगे, मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल होंगे। तो ये कुलाधिपति होंगे पहले अधिकारी। दूसरे अधिकारी कौन होंगे, कुलपति होंगे और कुलाधि सचिव होंगे। रेक्टर की पोस्ट बाद में लाई गई थी, शायद मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, शायद 1994 में कुलाधि सचिव की पोस्ट लाई गई थी, पद को लाया गया था, है ना। तो कुलपति होंगे और कुलाधि सचिव होंगे। संकायों के संकाय अध्यक्ष होंगे, है ना। डीन ऑफ द फैकल्टीज होंगे, है ना। तो इनकी भी बात करेंगे, कौन होंगे,
कैसा इनका पद होगा, है ना। जो संकाय होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना, अलग अलग, जैसे कि साइंस हो गया, कॉमर्स का डिपार्टमेंट हो गया, तो उसके अध्यक्ष होंगे, है ना, फैकल्टी, डीन ऑफ द फैकल्टी उन्हें बोलेंगे। फिर कौन कौन होंगे? कुल सचिव होंगे, बिल्कुल कुल सचिव होंगे। कुल सचिव द रजिस्ट्रार से बोलते हैं हम लोग किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, मतलब रजिस्ट्रार से नीचे का जो पद होगा, है ना, सहायक कुल सचिव। तो कुल सचिव भी होंगे जो मेन फैकल्टी है वहाँ पे। अब आप बोलेंगे मैम इसमें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है ही नहीं, जो मेन फैकल्टी हैं अभी तो ये फिर इनके अंडर में काम करेंगे, है ना। ऐसे तो कई सारे फैकल्टी, ठीक। विद्यार्थी कल्याण का संकाय अध्यक्ष, जो विद्यार्थी कल्याण का, स्टूडेंट वेलफेयर का जो डीन होगा वो भी मुख्य पदाधिकारी होंगे। तो टोटल पदाधिकारी कितने हैं? टोटल अधिकारी कितने हैं? 5 हैं, है ना, 5 हैं। पहले हैं कुलपति, दूसरे हैं कुलपति कुलाधिसचिव, तीसरे हैं संकायों के संकाय अध्यक्ष, चौथे हैं कुल सचिव, 5वें हैं द डीन ऑफ द स्टूडेंट वेलफेयर। क्लियर इट? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो धारा 11 में इनकी बात कही गई है। कुलाधिपति, कुलपति, कुलाधिसचिव, संकायों के संकाय अध्यक्ष, डीन ऑफ फैकल्टी जिन्हें बोलते हैं, कुल सचिव, रजिस्ट्रार, विद्यार्थी कल्याण का संकाय अध्यक्ष, है ना। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, धारा 12 की बात करते हैं, सेक्शन 12 की बात करते हैं। इसमें कुलाधिपति और उसकी शक्तियों के बारे में बताया गया है कि कुलपति जो कुलाधिपति कौन होंगे, आप लोगों को पता है, और उनकी शक्तियां क्या है, उनके पावर्स क्या क्या हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कुलाधिपति ही विश्वविद्यालय का प्रधान होगा। तो सबसे प्रधान, जो सबसे प्रमुख विश्वविद्यालय में होगा वो कौन होगा? कुलाधिपति होगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि विश्वविद्यालय का सबसे प्रधान जो होता है, तो कुलपति नहीं होगा, कुलाधिपति होगा। सबसे प्रधान, सबसे प्रमुख कुलाधिपति होगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा, माइंड में बात इसे ध्यान में रखिएगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? सभा का अध्यक्ष कुलाधिपति क्या होगा? ये जो कोर्ट हमने पढ़ी थी ना, अभी कोर्ट की विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। जो विश्वविद्यालय में कोर्ट होती है तो उसका अध्यक्ष कौन होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सभा का अध्यक्ष कौन होगा? कुलाधिपति। सभा का अध्यक्ष कौन होगा? कुलाधिपति। जो कोर्ट होती है यूनिवर्सिटी में, उसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? कुलाधिपति। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। कुलाधिपति जब उपस्थित होंगे तब सभा की बैठकों तथा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। जो भी स्टूडेंट दीक्षांत समारोह, जिनके जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत होंगे, तो उनके यहाँ दीक्षांत समारोह होता है। तो देखते होंगे कि तब राज्यपाल आते हैं, मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल होंगे वो आएंगे, है ना। तो आयोजन कब होगा? जब कुलाधिपति उपस्थित रहेंगे, है ना। और उसकी अध्यक्षता, सभा की अध्यक्षता या दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति ही करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना कुलाधिपति। तो कुलाधिपति क्या होंगे? कुलाधिपति कौन को होंगे? मध्य प्रदेश के राज्यपाल कुलाधिपति के पद में पदस्थ होंगे। कुलाधिपति ही विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे। सभा के जो अध्यक्ष होंगे वो भी कुलाधिपति ही होंगे। कुलाधिपति जब उपस्थित होंगे तभी सभा की बैठकों का आयोजन किया जाएगा और दीक्षांत समारोह का भी आयोजन कुलाधिपति की उपस्थिति में किया जाएगा। और सभा एवं दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता जो है वो कुलाधिपति ही करेंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी,
प्राधिकारी, समिति या निकाय के ऐसे कार्य जो अधिनियम के अनुरूप न हो कुलाधिपति समाप्त कर सकेगा। भाई कुलाधिपति बहुत ही पावरफुल होता है। तब तो कुलाधिपति क्या करेंगे, विश्वविद्यालय के कुछ ऐसे जो प्राधिकारी हैं, अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, कोई भी कमेटी है, कोई भी निकाय है ना, जो क्या हो, रूल जो अधिनियम है इस एक्ट के अनुरूप ना हो, एक्ट के अनुसार ना हो, तो उसे समाप्त कर सकते हैं कि भाई ये जो आपने कोई भी बना दिए हैं, जैसे कोर्ट के डिसीजन से बन गया कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई भी नियम, कोई भी किसी भी पद में किसी भी अधिकारी को बिठा दिया गया, तो वो नियम के अनुसार नहीं होगा। तो यदि लगेगा कुलाधिपति को कि यहाँ पे गलत हुआ है, तो वो उस सेवा को समाप्त कर सकेगा, उस रूल को समाप्त कर सकेगा, है ना। तो इतनी पावर्स होती हैं। सम्मानित उपाधि प्रदान करने के पूर्व कुलाधिपति के पुष्टिकरण की अनुमति अनिवार्य है। यदि यूनिवर्सिटी में कोई भी सम्मान के लिए पुरस्कार, सम्मानित उपाधि प्रदान की जा रही है ना, तो उसके लिए कुलाधिपति की जो पुष्टिकरण है ना, कि कंफर्मेशन जो है कुलाधिपति की, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सम्मानित उपाधि प्रदान करने के लिए कुलाधिपति के पुष्टिकरण की अनुमति अनिवार्य है। यदि वो कहेगा कि हाँ देना है, इस उपाधि को प्रदान करना है किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी व्यक्ति को, तो ही क्या होगा, सम्मानित उपाधि प्रदान की जाएगी। बात करते हैं सेक्शन 13 की। सेक्शन 11 की बात हो गई, सेक्शन 12 की बात हो गई, कुलाधिपति की बात हो गई। अब सेक्शन 13 की बात करते हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कुलपति की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, है ना। तो कुलपति की नियुक्ति कौन करता है, किस प्रकार से होती है ना, इसकी चर्चा करेंगे। कुलपति के नियुक्ति के लिए कुलाधिपति एक ऐसी पैनल बनाएंगे जिनमें 3 मेंबर होने चाहिए। तो कुलपति की नियुक्ति जो होती है, अपॉइंटमेंट जो होता है, वो ऐसे नहीं हो जाता है। सबसे पहले जो कुलाधिपति होते हैं वो पैनल बनाते हैं, है ना, पैनल बनाते हैं जिनमें 3 मेंबर होते हैं। कुलपति के नियुक्ति के लिए कुलाधिपति एक ऐसी पैनल बनाएंगे जिनमें 3 मेंबर होने चाहिए। कितने मेंबर, 3 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होने चाहिए, है ना। समिति के 3 मेंबर इस तरह से होंगे, जो पैनल बनाई जाएगी, और जो समिति है, समिति मतलब पैनल ही, जो कमिटी है, जो समिति है, जो बनाई जाएगी किसके द्वारा, कुलाधिपति के द्वारा, उसमें कितने मेंबर होने चाहिए, याद रखिएगा, पूछ सकता है, 3 मेंबर होने चाहिए। 3 मेंबर कैसे होंगे, एक पर्सन जो होगा वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा चुना जाएगा, है ना। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है वो उसके द्वारा एक पर्सन बिठाया जाएगा, वो नॉमिनेट करेगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है वो नॉमिनेट करेगी, वो भेजेगी एक पर्सन को, है ना, तो उसके द्वारा चुना जाएगा। एक पर्सन जो होगा वो यूजीसी के चेयरमैन के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, है ना। तो यूजीसी के जो चेयरमैन है वो एक पर्सन का नाम भेजेंगे, है ना। कुलपति के चुनाव के लिए जो पैनल बनाई जाएगी उसके मेंबर के सिलेक्शन की अभी बात हो रही है ना, अभी कुलपति के सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है ना। तो कुलपति के अपॉइंटमेंट के लिए कुलाधिपति पैनल जो बनाएंगे, तो उनमें जो 3 मेंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, एक यूजीसी के चेयरमैन के द्वारा एक पर्सन बताया जाएगा या भेजा जाएगा, है ना, नॉमिनेट किया जाएगा। इसके बाद एक पर्सन नॉमिनेट बाय कुलाधिपति, है ना। एक पर्सन किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, कुलाधिपति के द्वारा, है ना। तो 3 पर्सन हो गए, 3 मेंबर हो गए। तो पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, दूसरे चेयरमैन, यूजीसी के जो चेयरमैन है उनके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, तीसरे पर्सन जो होंगे वो कुलाधिपति के द्वारा खुद नॉमिनेट किए जाएंगे। इन तीनों में से किसी एक व्यक्ति को कुलाधिपति समिति का चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा, है ना। इन तीनों में से किसी एक व्यक्ति को कुलाधिपति जो होगा वो समिति का चेयरमैन, है ना, अध्यक्ष नियुक्त करेगा, अपॉइंट करेगा कि भाई आप आ जाओ। एक मेंबर क्या होंगे, एज अ चेयरमैन
बनाए जाएंगे, एज ए चेयरमैन बिठाए जाएंगे, है ना। पैनल के तो मेंबर बन गए, अब पैनल का जो अध्यक्ष होगा वो कुलाधिपति इन्हीं तीनों में से किसी एक को बना देगा, है ना। तो समझ में आ गई बात। जहां भी आपको कोई भी परेशानी हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। जब किसी विश्वविद्यालय के कुलपति की कार्य अवधि केवल 6 महीने बाकी हो, अब पैनल बिठा दिए गए, मेंबर बना दिए गए, अब क्या करेगा, काम क्या होगा इनका, विश्वविद्यालय के कुलपति की सिलेक्शन का, अपॉइंटमेंट का। जब किसी विश्वविद्यालय के कुलपति की कार्य अवधि केवल 6 महीने बाकी हो, है ना, जैसे कि कोई कुलपति पहले से बैठा हुआ हो, है ना, अब उसकी कार्य अवधि समाप्त होने वाली है, केवल और केवल 6 महीने बाकी हैं, तो 6 महीने बाद मान लीजिए वो चला जाएगा या रिटायर हो जाएंगे, है ना, तब कुलाधिपति क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ एमपी, जो एमपी का, है ना, मध्य प्रदेश का, उस राज्य की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, और यूजीसी से एक नॉमिनी का नाम भेजने के लिए कहेगा, है ना। जब 6 महीने बचा रहेगा तभी ये प्रोसेस होगी मेंबर बनाने के लिए, ठीक है ना। अभी क्या है कि 3 मेंबर बने हुए हैं, किस प्रकार से ये मेंबर बन रहे हैं उसकी बात की गई है। जैसे 6 महीने बाकी है ना, रिटायरमेंट, कुलपति के रिटायरमेंट के 6 महीने बाकी है, तभी ये जो काउंसिल है, तभी ये जो कमिटी है वो बन जाएगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ एमपी और यूजीसी से एक नॉमिनी कुलाधिपति भेजने को कहेगा समिति के गठन के लिए। अभी समिति के गठन की ही बात हो रही है, सॉरी, अभी जैसे ही 6 महीने बाकी होंगे रिटायरमेंट, कुलपति के रिटायरमेंट के लिए, तभी ये प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी, है ना भाई। पैनल बिठाए जाएंगे, मेंबर बनाए जाएंगे, तभी तो सिलेक्शन होगा, तभी तो अपॉइंटमेंट होगा, है ना। तो क्या होगा, कुलाधिपति क्या करेंगे, जो एमपी का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहां से एक व्यक्ति को बुलाएंगे, वहां से एक व्यक्ति को बिठाएंगे मेंबर, कमिटी का मेंबर बनाने के लिए, और यूजीसी से एक नॉमिनी का नाम भेजने के लिए कहा जाएगा, है ना। अब समिति का गठन की ये प्रोसेस हो रही है। यदि एग्जीक्यूटिव काउंसिल और यूजीसी 1 महीने के अंदर नाम नहीं भेजते, तब कुलाधिपति इन 3 पर्सन वाली समिति के 2 व्यक्ति को स्वयं चूज कर लेंगे। यदि ये दोनों हैं, मेंबर किन से बनेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, यूजीसी से, और तीसरा खुद कुलपति चुनेंगे। यदि ये दोनों नाम नहीं भेजते हैं, कितने महीने के अंदर नाम नहीं भेजते हैं, 1 महीने के अंदर, यहाँ ध्यान रखिएगा पॉइंट्स को। यदि 1 महीने के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ एमपी भी ध्यान नहीं देती है, कुलाधिपति के बात को इग्नोर कर देती है, भूल जाती है, और यूजीसी भी भूल जाती है और भेजती नहीं है, नाम नहीं भेजती है किसी भी व्यक्ति का, अपनी नॉमिनी को नहीं भेजते हैं, तो क्या होता है कि जो कुलाधिपति हैं वो खुद ही 2 व्यक्ति को चूज कर लेंगे। तीसरा तो वो खुद चुनते ही हैं, दूसरे 2 को भी वो खुद चूज कर लेंगे, और ये तीनों मेंबर उस यूनिवर्सिटी से संबंधित नहीं होंगे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्ट है ये भाई। ये जो तीनों मेंबर बनाए जाएंगे कमेटी के, पैनल के, यदि उसी यूनिवर्सिटी के होंगे तो अपने ही बंदे को बिठाएंगे वहां पे, तो ऐसा नहीं होगा। जो कुलाधिपति चूज करेंगे 2 व्यक्ति को, तो वो भी कहीं बाहर से ही होंगे, है ना, यूनिवर्सिटी से संबंधित, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं हो। हाँ, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है और आपको समझाना भी जरूरी है। अब क्या कहते हैं, समिति जब गठित हो जाएगी तब इन्हें 6 सप्ताह या 1.5 महीने का समय मिलेगा कुलपति पद के लिए नाम देने के लिए, है ना। सबसे पहले क्या हुआ, मेंबर का गठन हुआ, कमिटी का गठन हुआ। कमिटी में 3 मेंबर होंगे। 3 मेंबर क्या करेंगे, 3 मेंबर, पहले मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति यूजीसी के द्वारा भेजा जाएगा, तीसरा व्यक्ति खुद कुलाधिपति चुनेंगे। यदि 1 महीने के अंदर ये दोनों जो है, यूजीसी और जो एमपी काउंसिल हो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ एमपी है, ये दोनों व्यक्ति का नाम नहीं भेजती है, तो 2 व्यक्ति को और तीनों व्यक्ति को कुलाधिपति खुद चूज करके लाएंगे और मेंबर बनाएंगे किसके, कमेटी के, है ना। जो कमेटी क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि कुलपति कौन होंगे, कुलपति के गठन के, कुलपति के अपॉइंटमेंट के लिए, है ना। तो अब ये समिति गठित हो गई है, तो इन्हें 6 सप्ताह का, मतलब 1.5 महीने का, भाई कुलपति सोच समझ के बनाया जाएगा, है ना। तो 6 सप्ताह या 1.5 महीने का समय मिलेगा कुलपति पद के लिए नाम देने के लिए, है ना।
और यदि ये 1.5 महीने में कुलपति का नाम देने में असमर्थ रहते हैं तब इन्हें कुलपति 1 महीने का समय और दे देंगे। यदि ये 1.5 महीने है ना, ये जो मेंबर हैं, अब तीनों मेंबर बैठ गए है ना, अब ये मेंबर जो है ये कमेटी बन गई है, 1.5 महीने में मतलब जो कुलाधिपति है उनसे बोलेगा कि आप 1.5 महीने का समय ले लीजिए, 6 सप्ताह का समय ले लीजिए और सोच समझ के बताइए कि कुलपति कौन होंगे, है ना। तो यदि कुलपति का नाम देने में इन लोग लेट करते हैं और देने में फेल हो जाते हैं कि भाई हम नहीं दे पा रहे हैं कुलपति, हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कुलपति कौन होगा, तब कुलाधिपति इन्हें 1 महीने का और समय दे देगा, बोलेगा भैया आप और 1 महीने और समय ले लो, मतलब 2.5 महीने टोटल आप और समय ले लो, लेकिन आप नाम बताओ। यदि इन 2.5 महीने में भी ये समिति कुलपति का नाम देने में फेल हो जाती है तब कुलाधिपति दूसरी समिति का गठन कर सकते हैं। भाई इतना ज़्यादा ये जिगजैग बिल्कुल घुमा फिरा के वही पॉइंट पे ला रहे हैं, ये जो पॉइंट्स है वहीं पे ला रहे हैं। तो आप बोलेंगे मैम क्यों बता रही हैं, सिंपली बता देती कि कुलपति का सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट कैसे होता है, लेकिन ये चीज़ें आपको जानना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। भाई मेंबर की बात पूछी जा सकती है, टाइम शेड्यूल मतलब कितना टाइम दिया जाता है मेंबर को, ये भी पूछा जा सकता है। तो मैं इसी वजह से आपको पॉइंट वाइज बता रही हूँ, है ना। अब नई गठित समिति के पास 6 सप्ताह का समय होगा। यदि वो जो समिति है पुरानी वाली वो फेल हो जाती है, 2.5 महीने में भी नाम नहीं दे पाती है, तब नई समिति का गठन कुलाधिपति करेंगे। इनके पास भी 1.5 महीने का समय होगा कुलपति का नाम देने के लिए। और यदि दूसरी समिति भी नाम नहीं दे पाती है तो फाइनली जो करना है वही होगा, कुलाधिपति जिसे चाहे उसे कुलपति बना सकते हैं। मतलब सबसे पहले रोल किसका होगा, कमिटी के मेंबर्स का, है ना। नाम कौन देगा सबसे पहले, कमिटी के जो मेंबर्स हैं, जो 3 मेंबर वाली कमिटी बनाई गई थी कुलाधिपति के द्वारा, वो नाम देंगे किसका, कुलपति का। यदि वो नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, पहली जो समिति है, पहली जो कमिटी है वो नहीं डिसाइड कर पा रही है कि कौन कुलपति बनेगा 2.5 महीने के बाद भी, तो दूसरी समिति बनाई जाएगी कुलाधिपति के द्वारा। अब दूसरी समिति भी नहीं नाम दे पाती है, यदि मान लीजिए ऐसा हो जाता है, तो कुलाधिपति खुद ही कुलपति का चुनाव कर सकते हैं, कुलपति बना सकते हैं, जिसे चाहे उससे बना सकते हैं। तो कौन करेगा, कुलपति का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगी, समिति करेगी, 3 मेंबर वाली समिति करेगी। यदि वो नहीं करती है तो दूसरी समिति करेगी, और दूसरी समिति भी नहीं करती है, नाम देने में असमर्थ हो जाती है कुलपति के, तो कुलाधिपति ही कुलपति किसी को भी चाहे बना सकते हैं। और समय कितना लेगी, पहली समिति जो होगी वो 6 सप्ताह का समय लेगी, और यदि नहीं बना पाती है 6 सप्ताह में, नहीं नाम दे पाते हैं कुलपति का, तो 1 महीना और उन्हें एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसके बावजूद भी वो नहीं बना पाते हैं तब उन्हें मना कर दिया जाएगा और नई समिति का गठन किया जाएगा, उस समिति को हटा दिया जाएगा। क्लियर इट, बात क्लियर हो गई, कंफर्म हो गया। अंतिम में रिजल्ट क्या आया कि कुलाधिपति ही कुलपति का चुनाव करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब बात करेंगे धारा 14 की, मतलब धारा सेक्शन 14 की, है ना। तो सेक्शन 14 की बात करते हैं।